100 रुपए, 500 रुपए और एक शॉल। अच्छा ये चलिए मैं बड़ा मजे का। हाँ मैं रोक दूं यहीं पे। पहला मुशायरा और पहले पैसे कितने थे और कहाँ पे थे? क्योंकि प्रोग्रेस में हम देरी नहीं कर सकते, चाहे वो सर ढक के हो या खोल के हो, उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो लड़कियां जिनके घर वाले थोड़े फिर मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलनों की तरफ जाना चाहिए, तो कविताएं लिखनी शुरू की। स्वर अच्छा था, यानी कि पढ़ अच्छा लेते वो थे। तो मंजीयता थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के दौरान, हाई स्कूल के दौरान आज का ये मंजर, ये शोहरत और ये कामयाबी, ये सब कुछ दुनिया देख रही है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे यादों का वो झरोखा है, जहां से बचपन की शरारतें, कॉलेज के वो दिन और वो सादा सा वक्त झांकता है। जब इमरान प्रताप बड़ी साहब अपनी नज़्मों की गहराई में उतरते हैं और इकरा हसन जी अपनी सियासी विरासत के गलियारों को याद करती हैं, तो समझ आता है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, उसकी जड़ें हमेशा उन पुराने दिनों में ही बसी होती हैं। बस वक्त गुजर जाता है, लेकिन कुछ यादें ठहर सी जाती हैं। आज की इस बातचीत में हम सियासत या शायरी की नहीं, बल्कि उस अनकहे लम्हों को याद करेंगे जो शायद वक्त की धूल में कहीं दब गए थे। चलिए आज इन दोनों शख्सियतों के साथ मिलकर उन पुराने दिनों को फिर से जीते हैं, जो शायद आपने इन लम्हों को नहीं देखा होगा। आइए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो देखिएगा। जब आप हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था तब आपने मुझे बोला था कि इमरान जी कुछ पर्सनल सा होना चाहिए, कुछ हाँ अच्छा वो होना चाहिए। देखिए, राजनीति ने इतना ज्यादा आवरण उड़ा दिया है सारे एमपीज या फिर जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है ही नहीं, आम जिंदगी है नहीं। अरे भाई, हम भी वही एकदम गांव के लोग हैं, हमें आज भी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, हमें आज भी खुद खाना बना के खाना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है। बस ये है कि जिंदगी इतनी अजीब हो गई है, कभी कभी मतलब गुस्सा आता है इस पूरी जो एक झूठी जिंदगी है, जिसे आप झूठी जिंदगी कह सकते हैं, कि आवरण ओढ़ के चलना पड़ता है। तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर के पुराने इंसान को बचा के रखूं। वेरी गुड। अब इलाहाबाद में भी आप होके आ गए और हम प्रतापगढ़ में भी हो गए, दिल्ली में आए। हाँ, तो दिल्ली में कैसे आना हुआ, और राजनीति बाद में आएंगे, पहले दिल्ली जब आए आप, पहली बार दिल्ली कब आए और कैसा रहा? देखिए, मैं 2012 के आसपास, मैंने 2008 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य से परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हिंदी साहित्य से किया। अच्छा, स्नातक बोलते हैं आपको? ग्रेजुएट परास्नातक बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, ये लोगों को पता नहीं होगा। मैंने परास्नातक किया, फिर पीएचडी करना चाहता था हिंदी लिटरेचर से ही। तो उस दौरान मुशायरों में ज़िंदगी कवि सम्मेलनों में शुरू हो गई थी, थोड़े पैसे मिलने लगे थे। पहले शुरू में 100 रुपए, 500 रुपए और एक शॉल। अच्छा ये चलिए मैं रोक दूं यहीं पे। पहला मुशायरा और पहले पैसे कितने थे और कहाँ पे थे? पहली बार 100 रुपए मिला था। कहाँ? मुझे याद है, प्रतापगढ़ में ही एक कवि सम्मेलन था। वहाँ एक बड़े हिंदी के अवधी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है। उसमें आद्य प्रसाद उन्मत्त जी थे। अच्छा। अवधी के बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि। जितना उन्हें लिखा पढ़ा जाना चाहिए था, उतना उनके साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे लगता है। तो उनको सुनते थे तो बड़ा लगता था कि कविताएं, फिर उनके सानिध्य में आया तो कवि सम्मेलन में थोड़ी थोड़ी कविताएं, हिंदी कविताएं लिखता था मैं। तो पहली बार उन्होंने एक कवि सम्मेलन में बुलाया। अच्छा। और 100 रुपए पेमेंट दिए थे। कब की बात है ये बात है 2008 के आसपास की, 7-8। उससे पहले होता क्या था ना कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो प्रतापगढ़ में केपी इंटर कॉलेज है और राजा भैया का कॉलेज है वो। तो उस कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो एक लिटरेचर था अंदर, तो पोइट्री कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मैं नेशनल मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन रही डिबेट में, कई चीजों में। अच्छा, इसमें एक और किस्सा है ना, वो यूपी का आपको सबसे बड़ा वो 2016 में। अच्छा, वो 2016 बाद में उसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो उसके बाद कवि सम्मेलन जब सुनते थे तो मुझे लगता था यार, कवि खड़ा होकर के, शायर खड़ा होकर के देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति पे भी जिस तरह से चाहे वो टिप्पणी कर सकता है, कविताएं सुना सकता है।
तो वो बड़ा एक मतलब लगता था कि नहीं यार ये बहुत शानदार चीज़ है। और धीरे धीरे वो डेवलप होता चला गया। फिर मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलनों की तरफ जाना चाहिए, कविताएं लिखनी शुरू की। स्वर अच्छा था, यानी कि पढ़ अच्छा लेते थे, तो मंजीयता थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के दौरान, हाई स्कूल के दौरान स्टेज जो Debate स्कूल के और- प्रोग्राम्स होते थे, कॉलेज के प्रोग्राम होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था, संचालन करता था। तो वो सारी चीज़ें शुरू से थी, झिझक शुरू से ख़त्म थी। ठीक है। तो इस वजह से कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया। पहली बार 100 रुपये मिले तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार मुझे याद है कि 250 रुपये मिला था। फिर एक आध कवि सम्मेलन का जब आमंत्रण आया तो उसमें पहले पोस्ट कार्ड पे आमंत्रण आता था, क्योंकि मोबाइल तो तब था ही नहीं। तो उसमें लिखा रहता था कि आपको मानदेय के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे और साथ में शॉल दी जाएगी। वाह। वो तो मेरे पास खूब सारा कलेक्शन रहा शॉल का, बहुत अच्छा सा। भाजपा कहती है, मुझे नहीं लगता वो मिलता है। और मैंने खुद आप ऐसे किए। इमरान प्रताप बड़ी साहब की तो आपने बातें सुन ली हैं, मुशायरे की दुनिया, कब उन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा है, वो सब कुछ आपने सुन लिया। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। आइए, एक छोटी सी क्लिप आप देख लेंगे, बहुत छोटी सी क्लिप है इसी वीडियो में, और उसी के रनिंग में चलते चलते आपको तुरंत दूसरा वीडियो भी सांसद इकरा हसन जी को एक पॉडकास्ट के तौर पर देखने को मिलेगा। वीडियो देखिएगा। केसेस देखे हैं जिसमें अब I have heard about cases amongst Hindus of abandonment, because the process to take a divorce is very difficult in the law. In the Hindu Marriage Act, it is very difficult. So we've heard a lot of instances since I'm a law student. हमारी लड़की जाएगी तो ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन लोगों की सोच को बदलने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन लड़कियों के प्रोग्रेस में हम देरी नहीं कर सकते, चाहे वो सर ढक के हो या खोल के हो। उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो लड़कियां जिनके घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव सोच के हैं, अगर मुझे देख के प्रोत्साहित हो रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इकरा, अभी आपने कहा ना कि मैं वेज पसंद करती हूँ क्योंकि गुजर समाज से हूँ, तो दही, दूध, भैंस, गाय, खेती बाड़ी, ये भी है आपके यहाँ पूरा? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ज़्यादातर लाल चटनी होती है, लहसुन वाली, वो और मक्खन और रोटी और मट्ठा, ये सुबह का नाश्ता है। अगर हम कहें गुजर समाज में, मैं भी खाता रहता जी। हूँ, अतुल प्रधान के यहाँ भी खाया, जी, जी। अभी नोएडा में भी खाया, तो उसको बोलूँ कि छाय, मट्ठा को छाय, लाल चटनी जी, अलग अलग जगह पर और- नाम बदलते रहते हैं। और रोटी, हाँ। रोटी के ऊपर नोनी घी, नोनी घी, वाइट जी, वाइट, जी ये भी यही खाना है आपका? खाना- यही नाश्ता है? जी, जी। यही पसंद है? बिल्कुल, क्योंकि बचपन से खाते, इसका एक अलग ही वो लगता है। मतलब अगर बहुत दिन बाद जैसे अब घर जाएंगे तो शायद एक रोटी फालतू खा ली जाएगी, क्योंकि मक्खन ताज़ा मिलेगा, चटनी मिलेगी। और जितने भी गुजर हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके यहाँ आपको लाल चटनी ज़रूर मिलेगी, वो लहसुन वाली। लहसुन, लाल मिर्च जी। और बस दो ही चीज़। बस दो ही, हाँ। रेड, और नमक डाल के हाँ, उस पे रोटी पे लगाया। कुछ लोग, अब जैसे मेरी मदर, उसमें वो धनिया पुदीना थोड़ा डाल के मिक्स ही कर लेती हैं, लेकिन होती वही है। याद आ base। गया, मुंह में पानी आ गया। जी आपको भी? तो बिल्कुल। तो उस खाने का एक अलग ही वो है। हाँ, नॉनवेज नहीं? नहीं, नॉनवेज भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम। हमारे यहाँ मजाक उड़ाते हैं वहाँ पर कैराना में कि जब कोई हमारे जैसे मुस्लिम गुजर जो हैं कोई नॉनवेज लेने जाता है तो कहते हैं अच्छा मेहमान आए होंगे आज तुम्हारे यहाँ। तो मतलब जैसे लोग डेली खाते हैं, हाँ। उस तरीके से नहीं है, कभी किसी ओकेजन पे। ओह, जी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो गुजर समाज का जो तो आप इस वीडियो को देख चुके हैं, कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोनों के लिए एक प्यारे प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।